हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पाकिस्तान ने नई दिल्ली उच्चायोग में नियुक्त कर दिया है दोस्तों अपना ट्रेड मिनिस्टर। बहुत बड़ी खबर, भारत के दोबारा व्यापार शुरू करने को लेकर शहबाज शरीफ से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। इसी बीच आपको बताएंगे जहां इमरान खान की प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बहुत बड़ी चेतावनी, कहा मुझे गिरफ्तार किया तो पड़ेगा भारी। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही आपको रशिया से बड़ी खबर बताएंगे दोस्तों, जहां रूसी स्पेस एजेंसी के प्रमुख ने दी बहुत बड़ी धमकी, कहा परमाणु युद्ध हुआ तो आधे घंटे में खत्म हो जाएंगे नाटो देश। जी हां दोस्तों, और साथ ही आपको बताएंगे जहां पर एक बार फिर भारत ने दोस्तों चाइना को दिया है अब तक का सबसे बड़ा झटका, वो भी भारत को लेकर नहीं बल्कि नेपाल को लेकर। जी हां दोस्तों, बताएंगे आखिर क्या है खबर। साथ में आपको श्रीलंका से जुड़ी बड़ी खबर बताएंगे दोस्तों, जहां पर श्रीलंका में हालात इतने भयावह हो गए दोस्तों कि दंगाइयों को सड़क पर देखते ही गोली मारने का बड़ा आदेश दिया गया है दोस्तों। और इसी बीच बताएंगे जहां पर मुश्किल में फंसे राज ठाकरे की अयोध्या दर्शन यात्रा, संतों ने कहा माफी नहीं मांगी तो घुसने नहीं देंगे। बताएंगे दोस्तों कैसे बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण को मिला अयोध्या के संतों का समर्थन। और दोस्तों बताएंगे आपको जहां इस बैंक ने अपने इतने करोड़ ग्राहकों के लिए गुड न्यूज दी है दोस्तों, और आज से नहीं बल्कि कल ही से लागू हो गया ये बड़ा फायदा और ये बड़ा नियम दोस्तों। तो हर तरह की जानकारी अभी हम आपको बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट सबसे टॉप की है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान ने नई दिल्ली उच्चायोग में नियुक्त कर दिया है अपना ट्रेड मिनिस्टर। क्या भारत के साथ दोबारा व्यापार शुरू करेंगे पीएम शहबाज शरीफ। बता दें पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत के साथ व्यापार दोबारा शुरू कर सकते हैं दोस्तों। मंगलवार को पाकिस्तान के संघीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें इस बाबत एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान शहबाज शरीफ को एक ऐसा मुल्क सौंप गए हैं जिसके सामने महंगाई और लचर अर्थव्यवस्था जैसी तमाम चुनौतियां हैं दोस्तों। दूसरी ओर पाकिस्तानी मीडिया का बड़ा दावा है कि शहबाज शरीफ जल्द लंदन में अपने बड़े भाई और PMLN के मुखिया नवाज शरीफ से मुलाकात कर सकते हैं। आपको बता दें इन्हीं खबरों के मुताबिक शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में नई दिल्ली में व्यापार मंत्री बोले तो ट्रेड मिनिस्टर की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। भारत के साथ व्यापार को दोबारा शुरू करने के लिए कमर जमान को नया व्यापार मंत्री नियुक्त किया गया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भारत के साथ व्यापार शुरू करने के खिलाफ थे। इससे पहले पाकिस्तान के एक व्यवसायी ने भी भारत के व्यापारिक संबंधों की बहाली पर जोर दिया था और कहा था कि देश में महंगाई को कम करने का यही एक तरीका है कि भारत के साथ व्यापार शुरू किया जाए। ऐसे में दोस्तों क्या भारत के साथ शहबाज शरीफ फिर व्यापार शुरू करेंगे और क्या दोस्तों भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए या बिल्कुल नहीं? जवाब एक लाइन में दीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल सटीक। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता, क्योंकि पाकिस्तान ने जो भारत के साथ हमेशा से किया था और किया है दोस्तों, शायद उसको भारत कभी ना भुला सके। दोस्तों इन्हीं बातों को मन में और ध्यान में रखते हुए जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं इसी से जुड़ी खबर की तरफ, जहां इमरान खान की पीएम शहबाज को बहुत बड़ी चेतावनी, मुझे गिरफ्तार किया तो पड़ेगा भारी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने मौजूदा शहबाज सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने शहबाज शरीफ की सरकार को चेतावनी दी है कि उन्हें गिरफ्तार करने से मामला उल्टा पड़ सकता है। डेली टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार एक रैली में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा कि अपराधी पाकिस्तान की संसद में बैठे हैं, उनकी पार्टी यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जल्द चुनाव चाहती है। जी हां दोस्तों, इमरान ने कहा है कि शहबाज शरीफ ने उन्हें गिरफ्तार करने की योजना बनाई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर देश में गृह युद्ध छेड़ने की साजिश रचने और राष्ट्रीय संस्थानों के संबंध में मनगढ़ंत कहानी गढ़ने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है दोस्तों, और इसकी बड़ी चेतावनी दी। इसी बीच इमरान खान ने रविवार को शहबाज शरीफ सरकार को किसी भी तरह की कार्रवाई को लेकर बड़ी चेतावनी
चेतावनी दी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपस में ही लड़ते नजर आ रहे हैं दोस्तों पाकिस्तान के ये नेता। ऐसे में आपकी क्या राय होगी, सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर रूस के स्पेस एजेंसी के प्रमुख की बहुत बड़ी धमकी, परमाणु युद्ध हुआ तो आधे घंटे में खत्म हो जाएंगे नाटो देश। जी हाँ दोस्तों, रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस के प्रमुख दिमित्री रोगोजिन ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो रूस नाटो देशों को आधे घंटे में खत्म कर देगा। दिमित्री अपने उकसाने और धमकाने वाले बयानों के लिए जाने जाते हैं। यूक्रेन पर हमला बोलने के बाद से दिमित्री रोगोजिन लगातार ऊटपटांग बातों से दुनिया को डराने का प्रयास करते हैं दोस्तों। और इसी बीच दिमित्री रोगोजिन ने अपने टेलीग्राम अकाउंट पर लिखा था कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो नाटो देशों को आधे घंटे में खत्म कर देंगे। उन्होंने ये नहीं बताया कि इसके अलावा कोई और विकल्प क्या होगा, लेकिन साथ में ये भी कहा दोस्तों कि हम इसे होने नहीं देंगे, क्योंकि अगर सभी देशों ने परमाणु हमला शुरू कर दिया तो धरती की स्थिति बिगड़ जाएगी। यानी कि दोस्तों बहुत बड़ी धमकी और बहुत बड़ी चेतावनी रशिया ने दी है दोस्तों। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? और दोस्तों प्लीज वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां रूस में मार्शल लॉ लागू कर सकते हैं पुतिन, अमेरिकी खुफिया प्रमुख का बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग लंबी खिंच रही है दोस्तों। 2 महीने से भी अधिक समय से चल रही जंग के बीच दुनिया भर की निगाहें हर रोज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर लगी रहती है। दुनिया पुतिन की ओर इस अंदेशे से देख रही होती है दोस्तों कि यूक्रेन में जारी संघर्ष के बीच वे कौन सा कदम उठाते हैं। अब अमेरिकी खुफिया चीफ ने दावा किया है कि व्लादिमीर पुतिन रशिया में मार्शल लॉ लागू कर सकते हैं। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक अमेरिकी खुफिया प्रमुख ने दावा किया है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन युद्ध को देखते हुए ये कदम उठा सकते हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब रूस में मार्शल लॉ लगाए जाने का अनुमान सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर नेपाल में चीन द्वारा बनाए गए एयरपोर्ट पर नहीं उतरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ दोस्तों, काठमांडू को लगा अब तक का सबसे बड़ा और सबसे भयंकर झटका। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 16 मई को लुम्बिनी नेपाल के दौरे पर जाने वाले हैं दोस्तों। नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी दिन नेपाल के PM शेर बहादुर लुम्बिनी में चीन द्वारा बनाए गए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं दोस्तों। रिपोर्ट ये बताती है कि PM मोदी जी लुम्बिनी के इस एयरपोर्ट पर ना उतरकर भारत के कुशीनगर में नए बने हुए एयरपोर्ट पर उतरेंगे और उसके बाद हेलीकॉप्टर से लुम्बिनी में बनाए गए स्पेशल हेलीपैड पर उतरेंगे दोस्तों। और यहाँ मोदी जी और देवबा लुम्बिनी क्षेत्र में भारतीय सहायता से बनने वाले बिहार की आधारशिला रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि एक्सपर्ट्सों का जो मानना है दोस्तों, उनका ये मानना है कि PM मोदी जी लुम्बिनी एयरपोर्ट पर इसीलिए नहीं उतरना चाहते हैं क्योंकि इसे चीन ने तैयार किया है। लुम्बिनी में चीनी सहयोग से बना ये गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारतीय बॉर्डर से सिर्फ और सिर्फ 6 किलोमीटर की ही दूरी पर है दोस्तों। ऐसे में भारत द्वारा लिया गया इस कदम का दोस्तों क्या आप समर्थन करेंगे? मानते हैं कि चाइना को हर तरीके से बॉयकॉट कर देना चाहिए दोस्तों, तो बॉयकॉट चाइना कहना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट में। अगली खबर की बात करें, जहां घाटी में बड़ी नापाक साजिश के खिलाफ सेना ने छेड़ा अभियान, 4 दबोचे 2 को कर दिया गया ढेर। जी हां, मंगलवार को सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है दोस्तों। श्रीनगर के बेमीना इलाके में 4 आतंकियों को हथियारों के साथ पकड़ा गया है दोस्तों, जबकि अनंतनाग में एक एनकाउंटर में सेना के जवानों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। जी हां दोस्तों, मिली जानकारी के अनुसार कश्मीर के श्रीनगर के बेमीना इलाके में प्रतिबंधित आतंकी संगठन TRF-LET के 4 हाइब्रिड आतंकवादियों को श्रीनगर पुलिस और सेना 2RR ने गिरफ्तार किया। आतंकियों के पास से 4 पिस्तौल भी बरामद की गई है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर डरावने हो जाएंगे हालात, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जताई वैश्विक खाद्यान्न संकट की बड़ी आशंका। जी हां दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध को 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है दोस्तों। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि अगर यूरोपीय देशों के पोर्ट पर इसी तरह व्यवहार बाधित रहा तो पूरी दुनिया में खाद्यान्न संकट पैदा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि रूस की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों को खत्म करने का प्रयास करना जरूरी हो गया है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर PM शहबाज शरीफ ने दी बड़ी चेतावनी, कहा अब पाकिस्तान में सिर्फ कब्रगाहें ही नजर आएंगी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में सत्ता के हटने के बावजूद ऐसा लगता है कि देश का सियासी एजेंडा पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ही तय कर
रहे हैं दोस्तों। उनके समर्थकों के बयानों से आहत सेना नेतृत्व के सफाई देने के एक दिन बाद पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को अपनी तरफ से स्पष्टीकरण देना पड़ा। तो उधर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने धमकी दी है कि अगर इमरान खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता इसी तरह सरकारी संस्थानों के खिलाफ बयानबाजी करती रही तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ में दोस्तों ये तक कह दिया कि इमरान खान जो बयान दे रहे हैं वे बहुत खतरनाक और डरावने हैं। उन्होंने कहा इमरान खान ने राजकीय संस्थान के खिलाफ जहर उगला है। इसे पाकिस्तान के खिलाफ साजिश बताते हुए शरीफ ने कहा कि अगर इसे कानून और संविधान के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए नहीं रोका गया तो पाकिस्तान की हालत सीरिया और लीबिया जैसी हो जाएगी, जहां आज सिर्फ और सिर्फ कब्रगाहें ही नजर आती हैं। बाद में नेशनल असेंबली ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें इमरान खान के बयानों की निंदा की गई। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर श्रीलंका में हालात इतने भयावह हैं दोस्तों कि दंगाइयों को सड़क पर देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। बता दें श्रीलंका में लागू कर्फ्यू को 12 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो वहीं सड़कों पर जारी हिंसक प्रदर्शन को दबाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को शूट ऑन साइट यानी देखते ही गोली मार देने का आदेश जारी कर दिया है। सोमवार को हुई हिंसा में सांसद समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। मालूम हो कि श्रीलंका में महिंदा राजपक्षे ने सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर हमला करने और हिंसा फैलाने के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद उनके समर्थकों ने हिंसा फैलानी शुरू कर दी है। दोस्तों आपको बता दें कि जान बचाकर कोलंबो से फरार हुआ राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे का पूरा परिवार। जी हां दोस्तों, जिस प्रकार से दोस्तों श्रीलंका इतिहास के यानी आजादी के इतिहास के बाद सबसे बड़े आर्थिक संकट के बीच जूझ रहा है, चारों ओर दंगों और हिंसा का माहौल है। और इसी बीच जो मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक बड़ी खबर आ रही है जहां श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे का पूरा परिवार श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से फरार हो गया है। दोस्तों अभी वे कहां हैं इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, इससे जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राष्ट्रपति का पूरा परिवार एक हेलीकॉप्टर पर बैठता दिखाई दे रहा है। दोस्तों अभी वे कहां गए हैं इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। कुछ समय पहले श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के भी परिवार सहित कोलंबो से भागने की खबर आई थी। ऐसे में श्रीलंका की स्थिति दोस्तों सबसे बुरी है। इतिहास में देखा जाए तो सबसे बुरी स्थिति और सबसे बुरे कगार पर खड़ा है आज श्रीलंका। जी हाँ दोस्तों, अब श्रीलंका का क्या फ्यूचर होगा ये डिसाइड नहीं और कोई नहीं कह सकता। दोस्तों आपकी क्या राय है इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर क्या युद्ध के बीच अब चीन से भिड़ेगा जापान, ताइवान का साथ देने के लिए तैयारी में जुटी। जी हाँ दोस्तों, जापान पूर्वी सागर में सशस्त्र संघर्ष के लिए कमर कस रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि जापान अपनी तैयारियों को इसलिए भी पुख्ता कर रहा है दोस्तों क्योंकि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के मद्देनजर ताइवान पर चीन के आक्रमण की संभावना बढ़ रही है। दोस्तों सिंगापुर पोस्ट ने बताया है कि सोलोमन द्वीप समूह के साथ एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद चीन ने प्रशांत क्षेत्र में अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ा दिया है। चीन और सोलोमन ने हाल ही में पुष्टि की है कि उन्होंने एक अलग सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका और उसके सहयोगियों को डर है कि इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया तट से 2000 किलोमीटर से भी कम दूरी पर चीनी नौसैनिक अड्डा बना सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जापान ने अपनी ताकत बढ़ाने के उपाय करना शुरू कर दिया है क्योंकि ताइवान संघर्ष भड़कने से उसकी सक्रिय भागीदारी बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, ज्ञात हो कि जापान इन देशों के साथ विभिन्न समझौतों के माध्यम से गठबंधन में है, जिसका अर्थ है कि चीन के साथ सशस्त्र संघर्ष होने की स्थिति में जापान इन देशों का साथ देगा। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर पाकिस्तान की बिजली का बिल 300 अरब रुपए। दोस्त चीन ने दी धमकी, नहीं भरा तो कर देंगे अंधेरा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और चीन के बीच तनाव अब खुले तौर पर दिखने लगा है। कंगाली की हालत से जूझ रहे पाकिस्तान को चीन ने अंधेरे में डुबोने की बड़ी धमकी दी है। चीनी कंपनियों का कहना है कि अगर पाकिस्तान सरकार उनके बकाया 300 अरब रुपए नहीं चुकाती है तो वे पूरे पाकिस्तान को बिजली सप्लाई करना बंद कर देंगे। इमरान खान के कार्यकाल में पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ कई गुना बढ़ गया है। कुल कर्ज का 20% हिस्सा सिर्फ चीन का ही है। जी हाँ दोस्तों, खबरों के मुताबिक चीन की 2 दर्जन से अधिक फर्म पाकिस्तान में काम कर रही है। सोमवार को कंपनियों ने कहा है कि उन्हें अपने बिजली संयंत्रों को बंद करना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान सरकार पर उनका बकाया 300 अरब रुपए से अधिक हो गया है। कंपनियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनका भुगतान नहीं किया जाता वे अपनी बिजली संयंत्रों को शुरू नहीं करेंगे। यानी कि दोस्तों पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका अब चाइना ने ही दे दिया। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान को हमेशा से ये लगता है
कि पाकिस्तान चाइना की जी हजूरी करेगा तो चाइना पाकिस्तान को हमेशा इसी तरह की सुविधाएं प्रदान करेगा, लेकिन चाइना मतलब का दोस्त है और इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशनशिप रखता है दोस्तों। शायद पाकिस्तान को ये बात नहीं पता। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर यूक्रेन को एक बार फिर बड़ी मदद करेगा अमेरिका। जो बाइडेन ने $40 अरब के पैकेज को दी बड़ी मंजूरी। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को $40 अरब की मदद देने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके उसे मंजूरी प्रदान कर दिया। अमेरिकी यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका की ऋण देने वाली इस नीति के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी को हराने में मदद मिली थी। यूक्रेन को दी जाने वाली इस आर्थिक मदद को अमेरिका के रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। साथ ही आपको बता दें, जहां चीन में कोरोना को लेकर मचा हाहाकार, घरों में कैद हुए लाखों निवासी, ऑनलाइन सामान की डिलीवरी पर लगी रोक, भूख से बेहाल हो रहे लोग। जी हां दोस्तों, चीन के शंघाई शहर में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन को और भी सख्त कर दिया गया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देश की जीरो कोविड पॉलिसी के असर को दुगना करने को कहा है, जिसके चलते लाखों की संख्या में लोग अनिश्चित काल के लिए अपने घरों में कैद हो गए हैं। शंघाई से बेहद परेशान कर देने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं दोस्तों, जिसमें लोग पीपीई किट पहने कर्मियों और पुलिस अधिकारियों के साथ झड़प कर रहे हैं। इन लोगों को जबरन सरकार के क्वारंटीन केंद्रों में लेकर जाया जा रहा है। लोगों में सरकार को लेकर काफी गुस्सा है। जी हां दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर मुश्किल में राज ठाकरे की अयोध्या दर्शन यात्रा, संतों ने कहा माफी नहीं मांगी तो घुसने नहीं देंगे। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे का अयोध्या दौरा चुनौतियों से भरा दिखाई दे रहा है दोस्तों। गोंडा जनपद के कैसरगंज के बाहुबली सांसद और अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने उनको 5 जून को अयोध्या में ना घुसने देने की चुनौती दी है। तो वहीं अयोध्या के सभी बड़े महंत और धर्माचार्यों ने भी ब्रजभूषण शरण सिंह का समर्थन करके राज ठाकरे के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। लेकिन अयोध्या के भाजपा सांसद राज ठाकरे के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। उन्होंने साफ कहा है कि जो भी अयोध्या आता है उसका स्वागत है। उत्तर भारतीयों के अपमान को लेकर साधु संत ने राज ठाकरे को अयोध्या आने के पहले माफी मांगने की बात कही है। यही नहीं दोस्तों, सभी चर्चित महंतों और संतों ने अयोध्या की सड़कों पर बाकायदा पोस्टर, बैनर और होर्डिंग लगाकर राज ठाकरे की अयोध्या दर्शन योजना का विरोध किया है। दूसरी तरफ अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह सीधे तौर पर राज ठाकरे के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। उन्होंने कहा कि जो भी अयोध्या आएगा उसका स्वागत है, जो भी भगवान राम जी के शरण में आएगा उसका स्वागत है। ऐसे में दोस्तों आपकी निजी क्या राय होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आराम से दोस्तों राज ठाकरे को अयोध्या आने देना चाहिए दोस्तों, या फिर संतों का कहना ठीक है पहले राज ठाकरे को माफी मांगनी चाहिए? आपकी क्या राय है दोस्तों, दोनों में से एक बात जरूर बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। अगली खबर की बात करें, जहां प्रयागराज के नैनी का नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी नगर कर दिया गया है दोस्तों। कई मोहल्लों के नाम भी बदल दिए गए हैं। प्रयागराज का नैनी क्षेत्र अब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नगर के नाम से जाना जाएगा दोस्तों। प्रयागराज एयरपोर्ट का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट होगा। सोमवार को नगर निगम में बैठक में सदन ने नैनी एयरपोर्ट समेत शहर के चौराहा, सड़क और पार्क के नए नामों पर मुहर लगा दी है। बजट पर चर्चा के बाद सदन में नामकरण की सूची रखी गई है। नैनी का नाम हेमवंती नंदन बहुगुणा नगर रखने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। ये प्रस्ताव इलाहाबाद की सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने भेजा था दोस्तों। शासन ने डॉक्टर रीता का प्रस्ताव नगर निगम में भेजा और सदन में निर्णय लेने का सुझाव दिया। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी नगर जो कर दिया गया है दोस्तों, क्या आप इसकी सराहना करेंगे? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। साथ ही आपको बता दें, जहां सीएम योगी जी ने मेरठ में रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को देखा, धन सिंह गुज्जर को नमन किया। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कल यानी मंगलवार को 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वर्षगांठ पर मेरठ गए। सीएम योगी जी ने कोतवाल धन सिंह गुज्जर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके नमन किया। मुख्यमंत्री योगी जी ने रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का भी जायजा लिया दोस्तों। 4.25 घंटे के मेरठ दौरे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रैपिड से ट्रैफिक तक का जायजा लिया। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर अब राज ठाकरे जी का सीएम उद्धव को पत्र, कहा हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले, सत्ता तो आती और जाती रहती है, आपके साथ भी वही होगा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई के मुद्दे पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है।
इसमें राज ने लिखा है दोस्तों कि हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले। राजनीति में कोई भी हमेशा के लिए सत्ता में नहीं रहता है, सत्ता आती है और जाती है, आपके साथ भी ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। मस्जिदों पर लाउडस्पीकर के मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की आलोचना करते हुए मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने मंगलवार को शिवसेना के नेतृत्व वाली एमवीएस सरकार को इस मामले में अपनी पार्टी के धैर्य की परीक्षा को लेकर आग्रह किया। जी हां दोस्तों, मनसे प्रमुख ने आश्चर्य जताया कि क्या पुलिस ने आतंकवादियों या मस्जिदों में छिपे हथियारों का पता लगाने के लिए वही कठोरता दिखाई है। उन्होंने कहा कि मराठी लोग और हिंदू राज्य सरकार के इस रुख को देख रहे हैं। राज ठाकरे ने इससे पहले 4 मई को राज्य सरकार को मस्जिदों के ऊपर से लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम भी दिया था। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां अब उज्जैन में मस्जिद के नीचे शिव मंदिर का बड़ा दावा, संत अतुल्य शानंद ने उठाई इसकी जांच की मांग। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है जहां ताजमहल के 22 कमरे, काशी की ज्ञानवापी मस्जिद में भगवान की मूर्तियों का विवाद अब उज्जैन भी पहुंच गया है। दोस्तों उज्जैन की बगैर नींव की मस्जिद के बारे में दावा किया गया है दोस्तों कि इसके नीचे प्राचीन शिव मंदिर और गणेश जी की प्रतिमा है। ये दावा महामंडलेश्वर अतुलेशानंद जी महाराज ने किया है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि मस्जिद की जांच हो और फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी करवाई जाए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि अगर प्रशासनिक जिम्मेदारों ने कार्यवाही नहीं की तो कोर्ट का दरवाजा भी खुला है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहाँ तजिंदर बग्गा का अरविंद केजरीवाल पर तंज, कहा 100 जूते भी खाए और 100 प्याज भी। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को बड़ी राहत देते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 5 जुलाई तक उनकी गिरफ्तारी पर फौरी रोक लगा दी है। दोस्तों हाईकोर्ट के इस फैसले के साथ ही मोहाली कोर्ट के उस फैसले पर भी अंकुश लग गया है जिसमें कोर्ट ने बग्गा की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस को आदेश दिया था। गिरफ्तारी से राहत मिलने के बाद तजिंदर बग्गा ने मीडिया से बातचीत में अरविंद केजरीवाल पर फिर हमला बोला। कहा कि एक कहावत है 100 जूते भी खाए और 100 प्याज भी। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये कहावत सत्य हो रही है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर सरकार ने बदले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियम, अब नहीं लगाने होंगे आरटीओ के चक्कर। जी हां दोस्तों, अगर आप भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या रिन्यू कराने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। दोस्तों केंद्र सरकार की तरफ से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। नए नियमों का फायदा आम आदमी को मिलना तय है। इन नियमों के लागू होने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस बोले तो आरटीओ के चक्कर नहीं काटने होंगे। केंद्र सरकार की तरफ से बनाए गए ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम पहले के मुकाबले बेहद आसान है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये नए नियम 1 जुलाई 2022 से लागू होंगे। जी हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के संशोधित नियम के अनुसार अब आपको किसी भी तरह का ड्राइविंग टेस्ट आरटीओ जाकर नहीं देना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय की तरफ से नए नियमों को 1 जुलाई 2022 से लागू किया जाएगा। नए नियम लागू होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी। दोस्तों सर्टिफिकेट के बेस पर बनेगा डीएल। जी हाँ, आपका डीएल के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद आपको वहीं से टेस्ट पास कराना होगा। टेस्ट पास करने वालों को स्कूल एक सर्टिफिकेट जारी करेगा। इस सर्टिफिकेट के बेस पर आपका डीएल बनाया जाएगा। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, बाकी पूरी जानकारी हमने इससे रिलेटेड स्क्रीन पर दे दी है दोस्तों, आप देख ही पा रहे होंगे। साथ ही अंतिम खबर की बात करें जहां एसबीआई के 44 करोड़ ग्राहकों के लिए बड़ी अच्छी खबर, आज से लागू हुआ फायदे वाला ये नियम। जी हाँ दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर अपने 44 करोड़ ग्राहकों को खुशखबरी दी है। यदि आपका अकाउंट भी एसबीआई में है तो ये खबर आपके काम की है दोस्तों। बैंक की तरफ से एक बार फिर फिक्स्ड डिपॉजिट बोले तो एफडी इंटरेस्ट रेट्स पर ब्याज दर बढ़ा दिया गया है दोस्तों। बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट जारी के मुताबिक पब्लिक सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने 2 करोड़ और इससे ज्यादा की जमा पर ब्याज दर में इजाफा कर दिया। और इसी बीच दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है तो अपडेट रहना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।